Hello students, how are you all? Here I am again CM Mohit Arora and आज हम एक नया वीडियो नई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट है बेटा मटेरियल्स। अभी तक की क्लासेस में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। हम जान चुके हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, क्यों मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प के लिए हमारे पास कुछ कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग जो पिछली क्लास में हम स्टार्ट कर चुके हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में बच्चे लास्ट क्लासेस में हमने जाना कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस हमने करी। अभी आगे आने वाली कुछ क्लासेस का कुछ वीडियोस का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा एलिमेंट वाइज कॉस्ट की स्टडी। अब हम कॉस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स पर फोकस करेंगे इंडिविजुअली, जिसमें से पहला एलिमेंट जो है वो मटेरियल है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगला एलिमेंट लेबर, देन एक्सपेंस, फिर सारे इनडायरेक्ट एलिमेंट्स को मिला करके ओवरहेड्स। इस तरीके से हमारी सीक्वेंसिंग रहेगी पढ़ने की। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से वो है एलिमेंट वाइज कॉस्ट की स्टडी। करेक्ट। तो मटेरियल चैप्टर पहला एलिमेंट जिसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसे देखें। और जो भी आपके क्वारीज हो, जो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे डिटेल में डाल भी दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के बाद कर सकते हैं। करेक्ट। तो मेरा स्क्रीन सभी के साथ होपफुली शेयर हो गया है और अब हम बिना देरी किए मटेरियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राइट। तो मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स इसका इंट्रोडक्शन कि मटेरियल्स क्यों हमें पढ़ना है और इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि मटेरियल क्या है। हमने लास्ट क्लास में मटेरियल का मीनिंग तो बच्चा जान लिया था, बस एक रिकॉल के लिए, एक रिफ्रेश करने के लिए चीजों को मैं दोबारा डिस्प्ले कर रहा हूँ कि मटेरियल क्या होता है। refers to the tangible physical input used in relation to production। प्रोडक्शन के रिलेशन में जो भी टेंजिबल फिजिकल यानी कि जो भी विजिबल चीज, जो भी विजिबल आइटम प्रोडक्शन में हम यूज कर रहे हैं, जो भी इनपुट हम यूज कर रहे हैं, उस सारे इनपुट को हम मटेरियल कहते हैं। और इस मटेरियल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। हमें पता है कौन कौन से वो दो हिस्से होते हैं बच्चा। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट चेयर का एग्जाम्पल लास्ट क्लास में दिया था, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इससे कनेक्ट करने में इजी रहेगा। और हम जो है इजीली समझ पाएंगे कि कैसे कैसे चीजें प्रोसेस हो रही हैं, कैसे चीजें फ्लो हो रही हैं। राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल चेयर के कॉन्टेक्स्ट में लास्ट क्लास में बोला था कि वुड है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। और फेविकोल और स्क्रूज हैं तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएंगे। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। राइट। अभी आगे चलते हैं। फिर भी मैंने अभी के लिए, याद के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन फिर से डाली है ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए और हम कनेक्ट कर पाए। करेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दो प्राइमरी कैटेगरी। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल में बेटा क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल must have the following characteristics। डायरेक्ट मटेरियल में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ कुछ विशेषताएं अगर जिस मटेरियल में हो, आप उसे डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं, उसे आप डायरेक्ट मटेरियल बोल सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कहता है एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मटेरियल कॉस्ट एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। कहता है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और मटेरियल कॉस्ट में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखनी चाहिए, है ना। कि भाई हाँ, जैसे ये चेयर है तो चेयर में वुड लगी है। सर बच्चे कहते हैं सर चेयर में तो फेविकोल और स्क्रूज की भी डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखती है कि फेविकोल भी लगा होगा, चेयर को जोड़ा है, और स्क्रू तो दिख ही रहे होते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं उसे डायरेक्ट मटेरियल बोलते? इसके लिए दूसरा पॉइंट, राइट। सच रिलेशनशिप इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड और क्वांटिफाइड। कहता है एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, और कैसी रिलेशनशिप? बीइंग एक्सप्रेस्ड और क्वांटिफाइड, उसे एक्सप्रेस किया जा सके, क्वांटिफाई यानी कि वॉल्यूमाइज किया जा सके कि भाई कितना, यानी कि एक चेयर के लिए कितनी वुड लगी है,
कितने किलो, कितने स्क्वायर फीट, जो भी हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, एक चेयर के लिए कितनी वुड लगी है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और एक चेयर के लिए कितने रुपए की वुड लगी है, कितने डॉलर्स की वुड लगी है, ये भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिमिलरली एक चेयर के लिए कितना फेविकॉल लगा है और कितने रुपए का फेविकॉल लगा है, इसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए फेविकॉल और स्क्रूज डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल होते हुए भी इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों होंगे, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप को क्वांटिफाई या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। करेक्ट। तो इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल होने के लिए दो चीजें हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द मटेरियल कॉस्ट एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और सच रिलेशनशिप इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड और क्वांटिफाइड। इसीलिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 10 kg ऑफ मटेरियल ए फॉर अ यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि अगर हम कोई फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई मटेरियल ए 10 किलो लग रहा है, तो ये रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड है, क्वांटिफाइएबल है कि हाँ चलो ये हमें पता है, और इसको इजीली हम डॉलर्स में यानी कि मॉनिटरी अमाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने रुपए का मटेरियल, राइट। इसके अलावा इसी दोनों कंडीशंस की वजह से डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट पर यूनिट इजीली निकाली जा सकती है कि कितने रुपए का डायरेक्ट मटेरियल किसी भी पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रोडक्ट में लगा। सो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, अगर कोई मटेरियल डायरेक्ट है तो कॉस्ट पर यूनिट निकलवाने में बहुत मदद करेगा, बहुत इजीली निकल जाएगी। अगर इन सारी कंडीशंस को कोई भी मटेरियल सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट, मटेरियल्स विच डज नॉट सेटिस्फाई द अबव क्राइटेरिया, उस मटेरियल को हम क्या नाम देंगे? यस, उस मटेरियल को हम नाम देंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। यानी कि डायरेक्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मीट करने हैं, और अगर वो क्राइटेरियाज मीट नहीं हो पाते हैं तो मटेरियल को हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, राइट। ऊपर के सारे क्राइटेरियाज मीट करने हैं, अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाता तो मटेरियल कैसा रहेगा? इनडायरेक्ट। तो होपफुली यहाँ तक तो सर हमें पिछली क्लास में ही समझ में आ गया था। कुछ नया तो बताओ। तो चलो नए की तरफ चलते हैं। नया क्या है आज की क्लास में? ऑब्जेक्टिव्स, क्यों हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में कुछ मेजर फोकस एरियाज हैं बेटा जो हमें कवर करने हैं, तो मैं पहले वो फोकस एरियाज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्राइमरी फोकस एरिया, उसी तरह से मैंने इस प्रेजेंटेशन को कैटेगराइज भी किया है। तो देखिए क्या क्या हमें पढ़ना है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेज, यानी कि जब भी हम कोई मटेरियल परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना हम सीखेंगे कि परचेज के टाइम उसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। देन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट है और अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मटेरियल के रिकॉर्ड्स भी बनाने पड़ेंगे, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, कितना खराब हो गया। तो वो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट वो भी सीखेंगे विद अकाउंटिंग एंट्रीज, कि हम किस तरीके से मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, राइट। अकाउंटिंग सीखेंगे इनकी। उसके अलावा क्या सीखेंगे? ascertainment of cost of material consumed and closing inventory। हम साथ में ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से जितना मटेरियल हमारा प्रोडक्शन में लग गया, जितना यूज हो गया, उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाए, और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास अभी बचा हुआ है उस मटेरियल की वैल्यू को कैसे निकाला जाए। ये दोनों चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, राइट। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक्निक्स फॉर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेशन होता है, और एक और ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कंट्रोल एंड रिड्यूस करना। तो मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे। तो चार मेजर फोकस एरियाज हैं और हम वन बाय वन एक एक करके इन चारों फोकस एरियाज को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। तो पूरी समझ में आ गया कि हमारे इस सब्जेक्ट के, हमारे इस चैप्टर के क्या फोकस एरियाज हैं जो हमें करने हैं। स्टार्ट कर दें अगला पार्ट इसका। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। अच्छा, एक चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इम्पोर्टेंट बहुत है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। इस कॉन्सेप्ट को हमें
पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट जगहों पर ये चीज हमारे काम आ जाती है। पर डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एमए के पेपर में नहीं आते, ठीक है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हमारे काम, राइट। पढ़े आगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड क्यों निकालनी है, रिक्वायरमेंट क्यों, वाई। कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज का मीनिंग जान लो पहले। मीन्स all the costs incurred for bringing material to its present location and condition। तो बेटा ये तो आपके एफए वाली बात है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एफए में भी है, और IS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन से डेफिनेशन मैंने उठाई है, पता है ना आपको। IFRS और IS भी पढ़ने हैं CCA के सिलेबस में। तो FA2, FA में IS2 और FR में भी IS2 दोनों में है ये, ठीक है। वहां की डेफिनेशन उठाई है मैंने। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मींस, मटेरियल की कॉस्ट का मतलब क्या है, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग मटेरियल टू इट प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कहते हैं मटेरियल की कॉस्ट में अपार्ट फ्रॉम परचेज प्राइस, परचेज प्राइस तो आता ही है ना। परचेज यानी कि हमने जितना भी पैसा दे करके गुड्स को खरीदा सप्लायर से, सप्लायर को जितनी भी पेमेंट हमें करनी है इनवॉइस की, वो कॉस्ट तो मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट है ही है। पर उसके अलावा और क्या, कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग मटेरियल टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, मटेरियल को उसकी प्रेजेंट लोकेशन यानी कि जिस जगह वो है उस जगह तक लाने के, एंड कंडीशन, और जिस कंडीशन में वो है उस कंडीशन तक पहुंचाने के सारे खर्चे इंक्लूडेड होते हैं, है ना। तो परचेज प्राइस के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में तो आप एफए में ही जानते हैं, एफआर में ही जानते हैं कि बहुत सारी चीजें क्या है। पर मैंने यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें दी हैं जिसके बारे में हम यहाँ भी जानेंगे। कहते हैं जितनी भी कॉस्ट उसको यहाँ तक अपने प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने में लगती है, उससे हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कहते हैं। इसीलिए क्या लिखा अगली लाइन में, हैंस effective cost of material may include cost of certain other elements apart from purchase price। we discussed it कि खाली परचेज प्राइस नहीं और बहुत सारी चीजें भी इंक्लूडेड हो सकती, राइट। दिस effective cost is sometimes called as landed cost of materials। अगर landed cost of material भी लिखा है तो इसका मतलब इफेक्टिव कॉस्ट ही है, जो परचेज प्राइस के अलावा और बहुत सारी चीजें इंक्लूड किए हुए हो सकता है, राइट। तो हमें यहां तक समझ में आ गया कि भाई क्यों क्या है। लेट्स लर्न हाउ टू कैलकुलेट द सेम। हम देखते हैं कि क्यों हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्यों कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट, राइट। तो कैलकुलेट कैसे करना है की बात पहले, कि भाई लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर कुछ कुछ चीजें आती हैं, एक स्टेटमेंट है आपके सामने। मैं एक एक करके वो चीजें डिस्क्लोज करता जाऊंगा और आप देखते जाएं, और फिर हम एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करेंगे, राइट। तो लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या क्या शामिल हो सकता है बच्चे, परचेज प्राइस डेफिनेटली, ये पहली चीज है जो हमें शामिल करनी ही है। यानी कि जितने में भी आप कोई मटेरियल खरीदते हैं, जो भी मटेरियल को खरीदने के लिए आपका खर्चा होता है परचेज प्राइस, दैट इज टू बी इंक्लूडेड ऑलवेज, है ना। उसके बाद और क्या, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट एंड रिबेट किसी भी तरह का जो इनवॉइस पर डिडक्ट होकर के मिलता है। रिमेंबर, जो इनवॉइस पर डिडक्ट होकर मिलता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट एनी मोर। जो भी डिस्काउंट आपके इनवॉइस पर है, यानी कि इनवॉइस जिसको काट के नेट पे रेज हुआ है, वो वाले डिस्काउंट को हम मटेरियल की कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो अमाउंट हमने नहीं पे किया है, राइट। ठीक है, मान लो कोई चीज का परचेज प्राइस नॉर्मल लोगों के लिए है, लेट सपोज $100 पर यूनिट का, पर आपने बल्क में बाय किया, आपने कहा मुझे तो 10,000 यूनिट्स चाहिए, तो मैं $100 क्यों दूं। तो सप्लायर ने बोला अच्छा 10,000 यूनिट्स चाहिए, तो 100 की जगह आपको हम $90 पर यूनिट लगा देंगे, आपको $10 का डिस्काउंट दे देंगे, और वो नेट पे ही आपका इनवॉइस रेज करता है। यानी कि 90 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई करके ही वो अमाउंट आपका जो पेबल है वो बनाता है। दैट मीन्स
आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 100 तो नहीं है, डेफिनेटली 90, है ना। तो जो भी इनवॉइस पर डिडक्ट होकर के जो भी डिस्काउंट मिलता है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, क्वांटिटी डिस्काउंट यानी कि वॉल्यूम में बाय कर रहे हो तो मिल रहा है, सप्लायर के का एक क्या कहते हैं, यू कैन से कि सप्लायर सभी लोगों को उसका एक कस्टम है, कस्टमरी डिस्काउंट के सभी लोगों को इतना डिस्काउंट तो देता ही देता है, या आप प्रोफेशनल हो इसीलिए आपको एक अलग कैटेगरी ऑफ डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है लेकिन इनवॉइस से कट करके ही मिल रहा है, राइट। तो वो सारे डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। समझ गए, ओके है यहाँ तक। तो ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट जो भी हो आप माइनस करेंगे। देन इसमें ऐड करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। भाई आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है आपको हर टाइम जब भी आप परचेज करते हैं कोई गुड्स या फिर कोई आप सर्विस अवेल करते हैं तो आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे अपने यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जीएसटी, है ना। जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं और आप इनवॉइस रेज करवाते हैं तो आपको यू नीड टू पे जीएसटी एक्स्ट्रा, है ना। सो वॉट एवर यू आर पेइंग एक्स्ट्रा could also be included in your cost, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप 100 रुपए की कोई चीज को लेट से 15% जीएसटी देकर के खरीद रहे हो तो 115 रुपए आपकी जेब से जा रहे हैं, तो दैट विल डेफिनेटली मीन कि आपकी कॉस्ट तो 115 ही है। पर क्या लिखा है, ओनली नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल क्या, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर जब आप टैक्सेशन पढ़ोगे तो आप जानोगे, मैं आपको थोड़ा सा जस्ट अभी दे देता हूँ कि मैक्सिमम टैक्स टाइम पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनके लिए बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट्स जो है वो इनपुट क्रेडिट देती हैं मैन्युफैक्चरर्स को, सप्लायर्स को। अल्टीमेट कंज्यूमर्स को नॉर्मली नहीं, पर मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स को इनपुट क्रेडिट मिलता है, राइट। तो इनपुट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है वॉट एवर टैक्सेस यू आर पेइंग एट द टाइम ऑफ परचेज, you are the ability to adjust the same with all the taxes that you are required to pay at the time of sale, है ना। यानी कि सेल के टाइम जो आपने टैक्सेस देने हैं, आपने परचेज के टाइम पर जितने भी वो टैक्सेस दिए थे आप सेल के टाइम पर उस टैक्सेस को एडजस्ट करके नेट ऑफ अमाउंट जो है गवर्नमेंट को जमा करा सकते हो। अगर ऐसी एडजस्टमेंट पॉसिबल है तो ऐसे एडजस्टेबल प्रॉफिट्स, ऐसे एडजस्टेबल टैक्सेस को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, रीजन बीइंग कि भाई वो तो कॉस्ट हुई ही नहीं ना। भाई अगर मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीद के 15 रुपए जीएसटी दिया तो 15 रुपए का जीएसटी में आगे सेल पे एडजस्ट कर दूंगा, आगे सेल पर जीएसटी मुझे कम देना पड़ेगा। दैट मीन्स टेक्निकली मेरे पॉकेट से कोई पैसा एडिशनली नहीं गया, राइट। तो इसीलिए किसी भी तरह का एडजस्टेबल टैक्स आप एड ऑन नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन एडजस्टेबल आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको आगे से नहीं उसको एडजस्टमेंट मिलेगा, है ना। तो कुछ मैंने डाल रखे हैं नाम के तौर पर कि रोड टैक्स हो सकता है, टोल टैक्स हो सकता है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो आप परचेज के टाइम पर देते हैं, एंड यू कैन सेफली इंक्लूड ऑल द नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, राइट। द लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, करेक्ट। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस यानी कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उस मटेरियल को अपने प्रीमिसेस पर, तो याद रखो क्या बोला था, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के सारे खर्चे। अब प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके अपने प्रीमिसेस पर लाना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट करने से पहले आपको उस गुड्स को व्हीकल में लोड कराना पड़ेगा, तो लोडिंग के चार्जेस। जब आपकी फैक्ट्री पर आ जाएगा, आपके प्रीमिसेस पर आ जाएगा तो अनलोड कराना पड़ेगा, अनलोडिंग के चार्जेस, है ना। आप लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस को भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज पे करी है मशीन मटेरियल खरीदते टाइम, दैट कैन सेफली बी एडेड हेयर। सिमिलरली फ्रेट इनवॉट्स, रास्ते का किराया, क्योंकि जब आप लोडिंग अनलोडिंग दे रहे हो तो रास्ते का किराया भी डेफिनेटली इंक्लूड होगा, क्योंकि प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए वो भी पार्ट ऑफ कॉस्ट है। एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस, अगर आपने रास्ते में कोई रास्ते का कोई इंश्योरेंस करा रखा है किसी भी लॉस से या थेफ्ट से या फायर एक्सेट्रा से बचने के लिए, so that insurance, transit insurance cost can also be included here in the cost of material. So we can take
so many of things apart from the purchase price and the cost of material. इसकी रेलिवेंसी क्या है, हमें क्यों निकालना है? क्योंकि बच्चे जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल रहे होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में ये सारी चीजें गलती से भी ओवरहेड्स का पार्ट नहीं बन सकती हैं। ये सारी चीजें प्राइमरीली मटेरियल की डायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट बनती हैं और डायरेक्ट कॉस्ट की तरह ही एड ऑन होती हैं, राइट? क्योंकि जिस स्टेज पे ये इनकर हुई है उस स्टेज के अकॉर्डिंगली इन्हें ऐड ऑन करना होता है हमें कॉस्ट में, अदरवाइज जो है कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं कॉस्ट की, और आप गलत प्राइसेस कोट करते हो आगे चीजों को बेचने के लिए, राइट? तो इसीलिए कॉस्ट पे कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट के फिगर्स का, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का सही पोजीशन पर ऐड होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स हैं यानी कि कॉस्ट पर यूनिट जो आप निकाल रहे हो वो डिसरप्टिव हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं और आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का एक्यूरेट निकलना बहुत जरूरी है। तो लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इसीलिए ये सारी चीजें डाल करके हम इसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। समझ गए क्यों जरूरी है, राइट? इतना हमें समझ में आया। अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल, हमें अकाउंटिंग फॉर मटेरियल हमें सीखना है। उसको करने से पहले बेटा एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट ये लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा और क्लियर हो जाए, और फिर हम अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स की तरफ मूव करेंगे। स्टार्ट करें? करते हैं। तो मैं इसको पहले मिनिमाइज करता हूँ पीपीटी को, और ये आपका क्वेश्चन आपके सामने ओपन कर, दिस इज योर क्वेश्चन। होपफुली इट इज विजिबल नाउ, है ना? ठीक है, प्रिटी विजिबल, राइट? तो देखो क्या बोल रहे हैं, कहता है एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन द स्टोर्स लेजर। ये स्टोर्स लेजर क्या है यही हमें आगे पढ़ना है, अभी हमें आगे जानना है। स्टोर्स लेजर जैसे एक लेजर अकाउंट होता है, वो मटेरियल अकाउंट होता है। तो मटेरियल अकाउंट में जब हम मटेरियल आता है तो उस टाइम एंट्री करते हैं, है ना? मटेरियल अकाउंट बना रहे हैं तो मटेरियल आएगा, मटेरियल इशू करेंगे, एंट्री करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं जब मटेरियल अकाउंट में आप एंट्री करेंगे तो आप कितने अमाउंट पे इस मटेरियल को डालेंगे जो मटेरियल आपका आया है, यानी कि टेक्निकली आपसे लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं वो पूछ रहे, है ना? पार्ट A32 की पहली लाइन में क्या लिखा है, हमने 200 यूनिट खरीदे हैं बच्चे इसके, है ना? 200 यूनिट खरीदे हैं, और खरीदे हैं $5 पर यूनिट के बेसिस पर, और 20% डिस्काउंट भी हमने इसको लेते टाइम, खरीदते टाइम 20% डिस्काउंट भी हमें मिला है। तो दिस डिस्काउंट जो इनवॉइस के ऊपर ही लिखा हुआ है इसको हम नॉर्मली माइनस करते हैं कॉस्ट से। तो इसीलिए जितना भी प्राइस हमने 200 इंटू 5 $1000 दिया है, बचे इस $1000 में से डेफिनेटली हम ये 20% डिस्काउंट लेस करके ही मटेरियल की कॉस्ट को बताएंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और सोल्यूशन वाले टेबल में इसे पेस्ट कर देता हूँ, राइट? तो यहाँ पर आपका ये पेस्ट हो गया कि जी ये तो दोनों चीजें देखो मुझे लग रहा है आनी ही चाहिए, है ना? 1000 और आगे क्या लेना है जी, आगे बताओ बच्चों। पहले सर इसकी ये तो कॉपी कर लें, है ना? अमाउंट कॉपी कर लेते हैं, लो जी। लो जी अमाउंट भी कॉपी कर दिया, तो यहाँ पर हमने डॉलर्स भी डाल दिए, करेक्ट? तो ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा जी, अब इसका जो है हमारा जो नेट अमाउंट को 800 हुआ है सर, वो भी डाल दो। तो चलो जी वो भी डाल देते हैं कि जी नेट अमाउंट 800 है। उसके बाद एड जीएसटी 15%। जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कहता है कि डॉक्यूमेंट सब्सटैंशिएटिंग द पेमेंट ऑफ जीएसटी इज एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। यानी कि वी आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लेम इनपुट क्रेडिट, हमें एडजस्टमेंट मिल जाएगी जीएसटी की। दैट इज व्हाई दैट जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। 120 आपने दिए तो हैं, लेकिन सेल के टाइम आप एडजस्ट करा लोगे तो ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। इसके अलावा पैकिंग चार्जेस,
दिस वुड डेफिनेटली बी अ सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। पर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकिंग तो भैया बहुत जरूरी है ही है। तो डेफिनेटली हम पैकिंग चार्जेस तो ऐड कर सकते हैं, जीएसटी तो नहीं, पर यस पैकिंग चार्जेस तो ऐड किए जा सकते हैं, क्योंकि पैकिंग चार्जेस तो हमारे जेब से गए हैं। तो ये मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस बच्चा, और ये कितने हैं? पैकिंग चार्जेस है सर $50, तो $50 सॉल्व, राइट। ये पैकिंग चार्जेस हो गए। इसके अलावा नोट में एक और चीज लिखा हुआ है, 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 days। इफ यू सी, राइट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ कैश डिस्काउंट, जो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जा रहा है, यानी कि जल्दी पेमेंट हो जाए। और ये अवेल करना या ना करना हमारी खुद की विल पर है, हमारी खुद की चॉइस पर है। इसके लिए इनवॉइस पर कोई डिडक्शन इटसेल्फ नहीं मिलेगी। अगर आप 30 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं तो ही आप ये डिस्काउंट ले पाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा ये डिस्काउंट। इनवॉइस पर इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं होगी। तो दैट इज वाई जिस डिस्काउंट की इनवॉइस पर कोई डिडक्शन ना हो, वो डिस्काउंट हमारी मटेरियल कॉस्ट में से डिडक्ट नहीं होता। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ फाइनेंसिंग इनकम, अगर हमें वो डिस्काउंट अवेल होता है तो, अदरवाइज नहीं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है फाइनली और कुछ है नहीं है लेने का, तो टोटल लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाल देते हैं, जो कि टोटल कितना होगा, 850। तो अब हमारा जो है हमें पता है कि भाई टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है हमारी 850 है। ये हम अपने स्टोर्स लेजर में डाल सकते हैं। तो कहता है पर लेकिन क्या लिखा है, एट प्राइस, एट व्हाट प्राइस, पर यूनिट। और अगर पर यूनिट प्राइस की बात करें, तो पर यूनिट कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो पर यूनिट में बच्चा हमें पता है कि हमने कितने यूनिट्स खरीदे हैं। वी बॉट 200 यूनिट्स, और टोटल 200 यूनिट्स को खरीदने की कॉस्ट जो आई है 850 आई है। इस 850 को से हम 850 को हम 200 से डिवाइड करके निकाल देंगे कि इफेक्टिव कॉस्ट कितनी है ना। तो 800 डिवाइडेड बाय 250, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, दैट वुड बी 3.2, राइट। 850, आई एम सॉरी, 850 डिवाइडेड बाय 200 था, आई डिवाइडेड इट बाय 250 है ना, wrongly। So 4.25, right? So $4.25 is your cost per unit. $4.25 is your cost that you can just take as a base for just drafting the stores ledger, है ना। so hopefully आपको बच्चे समझ में आ गए बहुत अच्छे से, हाँ, कि भाई इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो 4.25 आपकी लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने बहुत अच्छे से निकाल दी। यहाँ आपका ये टॉपिक खत्म होता है, राइट। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। और पहले स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। हमने बच्चा लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना सीख लिया कि ऐसे ऐसे सारी चीजें ऐड करते हैं। दूसरी स्लाइड में या दूसरे कॉन्सेप्ट में आपके पास क्या है, दूसरी कॉन्सेप्ट जो आज की है वो है मटेरियल की अकाउंटिंग बच्चे, है ना। कि मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे करते हैं हमारे पास मटेरियल। अब तो पहली कॉन्सेप्ट से मटेरियल हमने बाय कर लिया, अब बाय कर लिया तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, मटेरियल की अकाउंटिंग भी करनी होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इससे रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं आपके सीसीएमए के सब्जेक्ट में, इसीलिए ध्यान से इसे पढ़ेंगे, राइट। तो इसीलिए मटेरियल्स की अकाउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अब अकाउंटिंग में हम क्या करने वाले बच्चे, हम यहाँ पर मटेरियल की अकाउंटिंग करने के लिए जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, एक बेसिक चीज बनाने वाले हैं, उसको हम बोलेंगे मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम देंगे, मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट। यानी कि मटेरियल के लिए जो बेसिक रिकॉर्ड होगा वो हमारा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट होगा। और ये मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बेसिकली क्या है, रिकॉर्ड्स द मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल। यानी कि मटेरियल में जितनी भी मूवमेंट होंगी उसकी रिकॉर्डिंग हम इसमें करेंगे। कैसी कैसी मूवमेंट्स हो सकती है, लाइक बाइंग मटेरियल, जब मटेरियल बाय करेंगे तो मटेरियल्स कंट्रोल में हम एंट्री करेंगे। और
रिटर्न्स टू सप्लायर, जब हम मटेरियल को वापस करेंगे सप्लायर को तो मटेरियल कंट्रोल में जाएगा, राइट। इशूड द सेम फॉर प्रोडक्शन, जब मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे, वेयर हाउस में तो पड़ा नहीं रहेगा, परचेज करने के बाद हम प्रोडक्शन भी मटेरियल से, रॉ मटेरियल से करेंगे, तो जब मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे तब, उसके बाद रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से वापस आया तो कितना, मतलब प्रोडक्शन में कई बार क्या होता है कि सूटेबल नहीं है या प्रोडक्शन में ज्यादा इशू हो गया था, बच गया है, वापस आ रहा है, तो वेयर हाउस में जब वापस आ रहा है उसकी मूवमेंट हम करके अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। और इसके लिए हम करेंगे क्या, इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री, यानी कि वो डेबिट और क्रेडिट जो हमने कभी सीखा है अकाउंटिंग में, उस डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर दो चीजें निकालना चाहेंगे। वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि आपने कितना मटेरियल यूज किया, एंड द सेकंड वन इज बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री हैंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी कि किसी स्पेसिफिक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास कितना स्टॉक और कितने डॉलर्स का या कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। समझ गए। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में कुछ मूवमेंट ऑफ मटेरियल हम रिकॉर्ड करते हैं, और अल्टीमेटली इससे इंफॉर्मेशन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो दो होती है, एक है आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड और दूसरी है बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री हैड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी कि इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन या क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन हम इससे ले सकते हैं, और मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हम इससे ले सकते हैं। आगे बढ़े, देखें कि डबल एंट्री कैसे होती है। बहुत बेसिक, बहुत आसान है बच्चे, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता हो इसके बारे में, बहुत आसान है ना। पहली एंट्री मटेरियल परचेजेस, जनरल एंट्रीज अगर हम बात करें तो मटेरियल परचेजेस। अब एवरीवन नोज अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, थोड़ा सा फर्क है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब भी हम कोई परचेज करते हैं तब हम एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स या कैश, है ना। अब थोड़ा सा फर्क क्या है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को बहुत डिटेल तरीके से प्रेजेंट करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम एक्स वाई जेड कोई भी मटेरियल खरीद रहे हैं, उसकी कैटेगरी को, डिस्क्रिप्शन को ना देखते हुए हम सिर्फ एक ही लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, परचेज अकाउंट, है ना। उसमें सारी परचेजेस को हम डेबिट करते जाते हैं। पर कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स है, उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा मटेरियल आया, कौन सा मटेरियल कौन से प्रोडक्शन में, कौन से जो है प्रोडक्ट पर इस्तेमाल हुआ, कौन से मटेरियल की कितनी क्वांटिटी बची हुई है ताकि और मंगाना है या नहीं मंगाना है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में चाहिए होती है। तो सबसे पहले बच्चा जो मटेरियल अकाउंट है वो यहाँ पर इंडिविजुअल फॉर एवरी आइटम ऑफ मटेरियल बनता है, याद रखना। क्या, मटेरियल अकाउंट जो है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इंडिविजुअल फॉर एवरी आइटम, हर एक आइटम के लिए अलग अलग मटेरियल कंट्रोल अकाउंट होगा, कोई एक कॉमन अकाउंट नहीं होगा। अगर 100 तरीके के मटेरियल्स भी खरीदे जा रहे हैं तो आपके पास 100 मटेरियल कंट्रोल अकाउंट होंगे, हर एक मटेरियल के नाम से। समझ गए। कैटेगरी वाइज हर एक मटेरियल के नाम से आप एक अलग अकाउंट ओपन करेंगे। इसीलिए यहाँ जो अकाउंटिंग एंट्री होगी वो परचेज अकाउंट डेबिट ना हो करके क्या होगी, मटीरियल्स कंट्रोल अकाउंट, सेपरेट फॉर एवरी आइटम हम क्या लिखेंगे, मटीरियल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, मटीरियल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। और क्रेडिट में बैंक और पेबल वैसे जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं वो करें, है ना। पर लेकिन डेबिट में मटीरियल इंडिविजुअल आइटम के लिए एक सेपरेट लेजर अकाउंट बनेगा, उसी को ही हम मटीरियल्स कंट्रोल अकाउंट, राइट। सो मटीरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक और, समझ आ गया, ओके है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान इसकी अकाउंटिंग एंट्री है ना। करें आगे। मटेरियल्स रिटर्न्स टू सप्लायर, अगर हम मटेरियल सप्लायर को रिटर्न कर दें तो, वापस कर दें तो सर इसकी जो ऊपर एंट्री बनाई अपोजिट एंट्री हो जाएगी, है ना। तो सप्लायर से बच्चे इमीडिएटली बैंक नहीं आता, ये ध्यान रखना, पैसा इमीडिएटली नहीं आता, वो आपको डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर देता है कि चलो आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए सप्लायर को जब वापस किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होता, हम पेबल्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं, पेबल्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट मटेरियल्स कंट्रोल। तो अपोजिट एंट्री है, बस बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करना। सेम एंट्री है मटेरियल रिटर्न्स के लिए,
आई थिंक आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट फर्दर, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, दिख रही है, राइट। आगे कुछ एंट्रीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिर है डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। तो मटेरियल आ गया, करेंगे क्या? रखा थोड़ी रहेगा वेयर हाउस में, प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। जैसे मैंने बोला वो वुड और चेयर का एग्जांपल लिया था, बहुत सारी वुड आ गई है, क्या करना है? चेयर्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में यूज करोगे ना। तो जब वेयर हाउस से मटेरियल को आउट करेंगे प्रोडक्शन के लिए, उस टाइम एंट्री क्या होगी? तो डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। वेयर हाउस से मटेरियल आउट हो रहा है, डेबिट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिट मटेरियल कंट्रोल तो मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अच्छा ठीक है ना सर, मटेरियल आया था तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर दिया था, अभी मटेरियल जा रहा है, निकल रहा है वेयर हाउस से, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, काम तो सही किया। लेकिन ये डेबिट में वर्क इन प्रोसेस की क्या कहानी है? क्योंकि टेक्निकली जब भी मटेरियल इशू होता है बेटा, वो इशू होते ही फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा? होपफुली तो नहीं होगा। जैसे ही आपने वुड इशू करी प्रोडक्शन के लिए, वुड कुछ टाइम तक प्रोडक्शन प्रोसेस में रहेगी, उसके बाद ही वो चेयर या फर्नीचर की कोई और आइटम उसकी बनेगी, करेक्ट। तो वुड तो खत्म हो गई, क्योंकि वुड तो चली गई वुड अकाउंट से, और चेयर अभी बनी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उस बीच तक के लिए हम इस अकाउंट को क्या नाम बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, दैट इज डिपिक्टिंग क्या अब इस मटेरियल पर काम करना, काम होना शुरू हो गया है। तो इसलिए जब भी कोई मटेरियल वेयर हाउस से प्रोडक्शन के लिए इशू होगा, तो जनरल एंट्री क्या होगी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू या क्रेडिट मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट। और ये वर्क इन प्रोसेस भी सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बनेगा, कोई एक वर्क इन प्रोसेस स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं होगा, सारे प्रोडक्ट्स का वर्क इन प्रोसेस अकाउंट आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। होपफुली समझ में आ गया यहाँ पर। सेकेंड इज इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड। हमें पता है ना इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो होता है। मटेरियल भाई वुड खरीदी, है ना। अब वुड खरीदी भी है आपके पास, कुछ वुड है, कुछ लोग बोले कि अच्छा कि प्रोडक्शन में बोला गया कि लाओ ये वुड दो, हम इससे फर्नीचर बनाएंगे, तो आपने फर्नीचर के लिए वुड इशू कर दी। उसके बाद पेंट्री वाले आए, कहते कोई खराब वगैरह खराब वुड है पड़ी हुई, तो कट पीस वगैरह पड़े हैं जो तुम्हारे काम के ना हो, वो हमें इशू कर दो, वो वुड जो है ना हम जो है अपने पेंट्री में कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, जला लेंगे। वेयर हाउस से तो वो वुड भी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। पर वो WIP वर्किंग प्रोसेस तो नहीं बना, वो तो जल जला करके खत्म, करेक्ट। तो इसीलिए इस तरह के आइटम ऑफ मटेरियल के लिए आपको क्या करना है? क्रेडिट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट करना है फॉर श्योर, क्योंकि मटेरियल तो इशू किया जा रहा है। पर अगर इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए इशू किया जा रहा है, तो जिस जगह इशू किया जा रहा है उस ओवरहेड का नाम, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, समझ गए। तो इनडायरेक्ट मटेरियल या तो प्रोडक्शन ओवरहेड में होगा, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में होगा, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में होगा। तो जिस डिपार्टमेंट में जिस काम के लिए इशू किया जा रहा है उस ओवरहेड का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर याद के लिए इंडिकेटिवली प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा है, पर अगर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम के लिए इशू किया जा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए इशू किया जा रहा है, तो आप प्रोडक्शन ओवरहेड को एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिप्लेस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करने की एंट्री टेक्निकली क्या हुई? ओवरहेड्स अकाउंट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और ओवरहेड किसी भी नेचर के, किसी भी फंक्शन के हो सकते हैं। समझ गए? ओके है, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत इजी है। डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री आराम से समझ आ रही है, जनरल एंट्री कोई ऐसी बात ही नहीं, राइट। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। अगर वही मटेरियल वापस आ जाए प्रोडक्शन से, तो मतलब जो आपको इशू किया था उन्होंने कहा नहीं हमारे काम का नहीं है, आप वापस ले लो, या हमने ज्यादा इशू करवा लिया था, अब एक्सेस बच गया है, अब आप जो है ना वेयर हाउस में दोबारा जमा कर लो, किसी और को दे देना, किसी के काम आ जाए, राइट। समझ गए? तो यानी कि मटेरियल वेयर हाउस में दोबारा वापस आ रहा है, तो दैट मीन्स मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, फॉर श्योर डेबिट होना चाहिए। यस। और कहाँ से आ रहा है? वर्क इन प्रोसेस से आ रहा है, वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है अब वो, तो वर्क इन प्रोसेस को आप क्रेडिट कर सकते। तो ये कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज हैं जो आपकी होती हैं, है ना, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट के लिए। इसके बाद मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है वो मैंने डाल रखा है, किस तरीके से ये शो होगा। ये फॉर्मेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके MCQs में वो जनरली आपसे
मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या बहुत सारी चीजें मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड पूछ लेते हैं। कंट्रोल अकाउंट बनाने को तो नहीं देंगे, पर अगर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है तो आप इजीली उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो मटेरियल फॉर्मेट कंट्रोल अकाउंट में, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में हमने पहले पहले क्या क्या डाला है, जनरल एंट्रीज के थ्रू जो चीजें डेबिट हुई हैं वो डेबिट साइड जाएंगी और जो चीजें क्रेडिट हुई हैं वो क्रेडिट साइड जाएंगी। पहला जब हमने मटेरियल बाय किया था तो मटेरियल परचेजेस डेबिट साइड आएगा। फिर जो मटेरियल सप्लायर्स को रिटर्न कर दिया था वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। जो आपने डायरेक्ट मटेरियल इशू कर दिया यानी कि खत्म कर दिया। अच्छा, अगर कुछ भी याद ना रहे ना तो एक स्टैंडर्ड थंब रूल ये है कि डेबिट साइड में सारे मटेरियल के रिसीट्स आते हैं और क्रेडिट साइड में सारे उसके इस्तेमाल या इश्यूज आते हैं, राइट। ठीक है, तो WIP डायरेक्ट मटेरियल इशूड या ओवरहेड में डाल दिया इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड। और उसके बाद फिर अगर कोई प्रोडक्शन से वापस आया तो डेबिट साइड आ गया, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। और इसके बाद अगर कुछ आपके पास बैलेंस बच गया है तो वो आपके मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपके मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में रिपोर्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज कैलकुलेटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। क्या आप जो है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाते हो और उसका जो भी बैलेंस बचता है वो आपका मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक निकल आए। समझ गए हो? कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है ना? बिल्कुल बहुत आसान है सर। तो एक क्वेश्चन अब आपके हम एग्जाम किट में से कर रहे हैं, है ना? और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 आई होप एग्जाम किट का। तो मैं स्लाइड को जो है यहाँ से हटा रहा हूँ और आपके एग्जाम किट पर लेके जा रहा हूँ ताकि हम अब एग्जाम किट का क्वेश्चन एक कर पाए जो कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अच्छा, लास्ट वीडियोस में तो मैंने क्या किया था कि कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लिया, एक क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल दिया। उस लास्ट वीडियो में तो मैंने एग्जाम्पल्स साथ साथ रख रखे थे, तो इसलिए एग्जाम्पल्स से हमें सारी चीजें समझ में आती गई ना। अभी मैं कोशिश करूंगा कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो साथ साथ कराऊं ही कराऊं, और साथ साथ आपको जो क्वेश्चन मैंने कराने हैं एग्जाम किट के वो हम साथ ही साथ करते रहें। अलग से वीडियो में क्वेश्चंस के लिए नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे साथ साथ वीडियोस में करते रहेंगे। तो ये 146 क्वेश्चन नंबर 146 है, इसको हम देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। जी देखो जी, हमारे पास ये कुछ है क्या, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मटेरियल ट्रांजेक्शन फॉर अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016। कहता है सारी चीजें डॉलर थाउजेंड्स में है। हमने मटेरियल परचेज किया, मटेरियल प्रोडक्शन को इशू किया। मटेरियल राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर राइट ऑफ लिखा आ जाए कि भाई ये वेस्ट था मटेरियल या स्पॉइल था, स्पॉइल्ड था, और हमने अपनी बुक से खत्म कर दिया है कि भाई आप नहीं हमें चाहिए नहीं है, खत्म कर दिया है, राइट। रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है। रिटर्न टू स्टोर्स यानी कि, अच्छा ये ना बड़ा कंफ्यूजन वाला काम करते हैं एससीसी वाले, बच्चों को समझना है। रिटर्न टू स्टोर्स का मतलब होता है जॉब्स से रिटर्न, है ना? WIP से रिटर्न, है ना, वेयर हाउस को। और रिटर्न टू सप्लायर्स का मतलब होता है वेयर हाउस से रिटर्न सप्लायर्स, राइट। तो बहुत ध्यान से पढ़ना। कहता है मटेरियल इन्वेंट्री जो है 1 दिसंबर 2016 को ओपनिंग स्टॉक जो था, ठीक है, वो $15,000 था। अब आप क्लोजिंग स्टॉक बता दो, ठीक है, क्या क्या आएगा। तो हम जरा इसका एक अकाउंट बना के देखें, मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट से मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बना करके देखें और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसे कैसे करना है। तो यहाँ आपका, यहाँ पर हम मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट बना के देख रहे हैं। ये रहा जी। देखा, अब आपके सामने होपफुली मेरी दोनों फाइल्स विजिबल है। एक तरफ हमने खोल रखा है क्या, क्वेश्चन, और दूसरी तरफ हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन ना। ये रहा मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट, दिख रहा है सभी को? तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। कहता है सबसे पहले कह रहा है कि हमने कुछ मटेरियल परचेज किया था। $1,000 है तो मैं $1,000 ही लिख रहा हूँ बच्चे। अच्छा, नीचे एक इंफॉर्मेशन है, मटेरियल इन्वेंट्री 1 दिसंबर 2016 को। तो ओपनिंग स्टॉक जैसे क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड में आता है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट के, है ना? ऐसे ही आप ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं डेबिट साइड में। तो पहले आप ओपनिंग स्टॉक से ही शुरुआत कर लें।
ओपनिंग स्टॉक, ये मटेरियल का कुछ तो ओपनिंग स्टॉक था, है ना। फिर कुछ हमने बच्चा परचेजेस भी किया, डेबिट साइड में तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की बात समझ में आ रही है ना। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का था बच्चा बताओ। ओपनिंग स्टॉक था आपका $15,000 का, तो आपका ओपनिंग स्टॉक था। फिर आपने परचेज किया, चाहे 1000 में है तो मैं इसको 15 ही लिख देता हूँ, और 176,000 की आपने परचेज करी, करेक्ट, समझ गए। ठीक है। उसके बाद इश्यूड टू प्रोडक्शन, इश्यू टू प्रोडक्शन तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से क्या है, आउटपुट है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से चला गया, प्रोडक्शन में इशू हो गया, कहाँ डालते हैं उसे, याद करो एंट्री WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल्स कंट्रोल, तो कहाँ जाएगा WIP में, इशू टू प्रोडक्शन। WIP में कितना जा रहा है 165। उसके बाद कहता है मटेरियल्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब हमारा मटेरियल वेस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो ये भी जितना भी हमारा वेस्टेज है, स्पॉइलेज है, ये सारी चीजें भी हमारी क्रेडिट साइड में जाएंगी, क्योंकि ये खत्म हो गया, अब ये यहाँ अकाउंट में या वेयर हाउस में नहीं है ना। तो रिटर्न ऑफ मटेरियल कितना है बच्चा, 4 का, तो यहाँ हमने लिख दिया जी ये मटेरियल रिटर्न ऑफ है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद रिटर्न टू स्टोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, रिटर्न टू स्टोर्स फ्रॉम प्रोडक्शन होगा, ध्यान से, इसीलिए ये जो होगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और ये टेक्निकली रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन है, जो स्टोर्स वालों को उन्होंने वापस दे दिया, तो इसीलिए ये रिटर्न्स जो है WIP से आए हैं, तो WIP कंट्रोल या WIP अकाउंट क्रेडिट होगा और मटेरियल डेबिट होगा। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिटर्न्स, ये कहाँ के रिटर्न्स हैं, स्टोर्स से, जो स्टोर्स को आए हैं, जो WIP से आए हैं वो रिटर्न्स। और ये कितने हैं बच्चे, 9। रिटर्न टू सप्लायर, यानी कि जो हमने परचेज करी थी उस परचेज का रिटर्न है, और ये यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज रिटर्न। और ये कितने का बच्चे, 8, है ना। इसके अलावा क्या है, रिटर्न टू सप्लायर हो गया, रिटर्न टू स्टोर हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, सारी एंट्रीज हो गई। वो पूछ रहा है कि बताओ इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, तो अब आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पर आप डेबिट साइड का टोटल कर लें। डेबिट साइड का टोटल कितना है, 15 प्लस 176 प्लस 9, दिस इज टोटल 200। $200 का मटेरियल हमारे पास था टोटल, जिसमें से 165 का बच्चा हमने क्या किया, प्रोडक्शन को इशू कर दिया, है ना। उसके बाद 4 का वेस्ट हो गया, राइट ऑफ कर दिया, और बाकी 8 का परचेज रिटर्न कर दिया हमने, तो हमारे पास कितना मटेरियल बचा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक $23,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इज $23,000, और यहाँ मैं लिख देता हूँ थाउजेंड्स में, ये फिगर सारे, तो मैं यहाँ थाउजेंड्स में ही लिखूंगा, $23,000, और दैट इज हाउ योर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। बहुत सिंपल था, ये 200 200 200 से मैच कर रहा है। उसके बाद देखेंगे कि क्या कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, उसने पूछा है। सो देखें यहाँ पर क्या है, ये 23,000 का ऑप्शन है, तो बच्चा 23,000 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। होपफुली समझ में आ गया कैसे करना है ना। समझ में आ गया कि हमारे को किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम किट में दिए हो सकते हैं, और तो पूरा कंट्रोल अकाउंट का बनाना नहीं आएगा, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बुक्स में, हमारे पेपर में आ सकते हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो होपफुली मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है ना। तो ऐसे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। आगे के कुछ वीडियोस में और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल टॉपिक्स आएंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ हमने बच्चे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाना सीखा। इसके बाद और क्या है, कहीं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, सर अभी तक का तो काम हुआ दिख रहा है, आपने बोला था
कि सबसे पहले पहले सेक्शन में हम कॉस्ट ऑफ इनकमिंग मटेरियल यानी कि इनपुट की कॉस्ट निकालना सीखेंगे, फिर हम अकाउंटिंग सीखेंगे। तो हमने इनपुट की कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना सीख ली है, इनपुट की कॉस्ट भी सीख ली है। तो टेक्निकली हमारा जो है ये वाला काम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके आगे तो नई कॉन्सेप्ट है ना। तो नई कॉन्सेप्ट तो है बच्चा, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज और, तो वो है आपका क्या, WIP अकाउंट, है ना। यानी कि जिस तरह से आपका मटेरियल अकाउंटिंग होती है, इसी तरह से आपके इन्वेंट्री की तीनों पार्ट्स की अकाउंटिंग होती है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी बनता है, WIP अकाउंट भी बनता है, और फिनिश गुड्स अकाउंट भी बनता है। पूरे पूरे हम अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि WIP कंट्रोल अकाउंट में और जगहों से भी चीजें जाती हैं, है ना। फिनिश गुड्स में और जगहों से चीजें आती हैं। पर अभी के लिए WIP अकाउंट में थोड़ा सा फॉर्मेट इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि मटेरियल अकाउंट जो है वो डायरेक्टली WIP से कनेक्टेड है। तो मटेरियल एलिमेंट वाली चीजें हम WIP अकाउंट में डिस्कस कर लेंगे कि फॉर्मेट इस इन्वेंट्री का कैसे बनता है, और फिर लेबर चैप्टर तक आते आते हमारा WIP का, ओवरहेड चैप्टर तक आते आते हमारा WIP का कंप्लीट अकाउंट हमारे सामने आ जाए। राइट, ठीक है। तो अभी तक के चैप्टर में, अभी तक के हिसाब से हमने क्या सीखा, मटेरियल जो भी प्रोडक्शन के लिए इशू होता है वेयर हाउस से, वो हम WIP अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यानी कि मटेरियल के पार्ट में हम क्या, मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट से डायरेक्ट मटेरियल WIP कंट्रोल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। इसके अलावा अगर जॉब से कोई मटेरियल वापस चला जाता है, तो वो जॉब से जो भी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, WIP कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। ये सीखा था हमने अभी तक। इसके अलावा इस अकाउंट का बैलेंस जो बचता है वो दो तरीके से होगा, क्योंकि WIP है। तो WIP बच्चे हमेशा कभी ना कभी तो पूरा होगा। तो अगर स्टॉक इन प्रोसेस है, अगर चेयर बन रही है तो चेयर पूरी होगी, है ना। और महीने के एंड तक या पीरियड के एंड तक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेयर्स अभी पूरी ना हुई हो। तो WIP में से जितना पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, हम उसे फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जितना अनप्रोसेस्ड या अंडर प्रोसेस होता है उसे हम क्लोजिंग WIP बोल करके इसी अकाउंट में रहने देते हैं। यही क्लोजिंग WIP अगले साल अगले पीरियड के लिए आपके लिए ओपनिंग WIP बन जाए। समझ गए। तो इसीलिए WIP में मैंने सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। इसी तरह से एक और अकाउंट हम बनाते हैं, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट ऑल्दो डायरेक्टली रॉ मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, ये WIP बनने के बाद बनता है ना। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है WIP अकाउंट से जो भी हमने फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर किया वो। इसके अलावा इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि फिनिश गुड्स में बेटा सारा कंप्लीटेड गुड्स होता है, जितना भी हमारे पास है वो सारा होगा, लेकिन जितना आपने बेचा है उसकी कॉस्ट अलग से निकालनी है। तो आप एक COGS अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, वहां आप इसे ट्रांसफर कर देते हैं, और जो बच जाता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रह जाता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस अभी नहीं करी है, जैसे जैसे रेलिवेंट टाइम आता जाएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे, दोबारा दोबारा से इन्हें लेकर के। पर क्योंकि इन्वेंट्री डिस्कस कर रहा था, तो इसीलिए फिनिश गुड्स और WIP का अकाउंट का फॉर्मेट भी मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया कि ये भी लगभग ऐसा ही होगा। तो पूरी समझ में आ गया फॉर्मेट, है ना। तो यहाँ ये चैप्टर का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, कौन सा, ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर के खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लो मैंने डाल डाल दिया है, ऐसे मैं डालता रहूंगा हर बार जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो मिस नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना। मैक्सिमम क्वेश्चंस दो ही टॉपिक से, इन दो टॉपिक से आपको मिलेंगे एमए के पेपर में, जिनमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो ट्राई करें, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। समझ आ रही हैं चीजें तो बच्चे मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जो है
कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करें, राइट। और फिर हम जो है नई वीडियो के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बेटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। ओके।